तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में काफ़ी सारी बेसिक बातें तो हम कर चुके हुए थे। उसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कल इसके बारे में हम लोगों ने कुछ जगहों पर इसको कैलकुलेट करना सीखा था और हम लोगों ने कल इसका फार्मूला भी लिख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है और ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो आपको आइडिया है। अब इसके प्रॉब्लम्स आपके आएंगे, मैं पी लिखता जाता हूँ, आपको खुद आइडिया हो रहा है। इसमें तीन चीज़ें एफ क्यू और ई आपके पास है ना। ज़रूरी नहीं नीचे क्यू नॉट आए, वो चार्ज की मैग्नीट्यूड कुछ भी दे दे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसके नीचे क्यू नॉट नॉर्मली होता है, लेकिन क्यू नॉट ऑलवेज ज़रूरी नहीं भी होता कि क्यू नॉट ही नीचे आए। मतलब इस फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एफ बाई क्यू भी लिख सकते हैं। यानी टेस्ट चार्ज के अलावा भी कोई चार्ज हो सकता है जिस चार्ज पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो इसके आपके न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें दो मेन वेरिएबल्स हैं, आपको एफ ई, और अगर इसकी बात करेंगे तो एफ ई और क्यू तीनों वेरिएबल्स हैं। तो इसके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के आते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज पता हो तो आप इस फार्मूला से बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसके साथ पी वर्ड लिख दी है, तो मैं इसको फर्दर जो है वो इसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट नहीं कर रहा, वो आप खुद कर सकते हैं। क्यों की मैं थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ। मैंने जैसे कि बच्चों आपको बताया ना कि यहाँ पर नीचे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेस्ट चार्ज ही हो, कोई और चार्ज भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें आपका क्वेश्चन यूँ आ गया है कि आपको किसी न्यूक्लियस के क्वेश्चन आ गए। सम टाइम ना हमारे न्यूक्लियस के क्वेश्चन अक्सर आए हुए होते हैं। वो आपको बता देता है कि वो किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज वगैरह आपको गिवन होता है ना। तो आप लोगों ने किसी न्यूक्लियस के अंदर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह गिवन होते हैं या उसका एटॉमिक नंबर गिवन होता है। कहते हैं सपोज़ करें कोई न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। कोई न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है और उस न्यूक्लियस के पास यहाँ पर उसने कोई चार्ज प्लेस किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर उसने कोई चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो ये जो न्यूक्लियस है, उस चार्ज पर जितनी फ़ोर्स लगा रहा है, वो फ़ोर्स कैलकुलेट करें। यानी यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसी चार्ज पर फ़ोर्स लगा रहा है, तो वो फ़ोर्स आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो असल में मेन चीज़ ये होती है कि आप लोगों ने किसी न्यूक्लियस से चार्ज कैसे बनाना है। यानी जब न्यूक्लियस का क्वेश्चन आता है ना, तो न्यूक्लियस से चार्ज कैसे बनाना होता है आप लोगों ने। तो सपोज़ करते हैं डिस्टेंस r के ऊपर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, जहाँ पर आप लोगों ने उस पर फ़ोर्स बतानी है, या इस जगह पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बताना है, या उस पर इलेक्ट्रिक फ़ोर्स बतानी है। तो न्यूक्लियस से चार्ज कैसे बनाते हैं, उसका फ़ॉर्मूला जो होता है ना Q कैलकुलेट करने का, वो सिंपल सा है। वो Q इक्वल टू होगा Z इंटू ई को। तो जब भी किसी न्यूक्लियस का क्वेश्चन आ जाए तो न्यूक्लियस का आपको एटॉमिक नंबर गिवन होता है। तो वहाँ से चार्ज बनाने का फ़ॉर्मूला Q इक्वल टू Z इंटू ई होता है। ई तो आपको ऑलरेडी पता है, तो Z 10 है। ई जो होता है वो 1.6 इंटू -19 आपके पास बन जाएगा। अगर हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 1.6 इसको जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो -18 कूलम हो जाएगा। अब अगर इस जगह पर आपसे ई कैलकुलेट करने को कहता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ़ॉर्मूला बनेगा, वो के क्यू बाय कौन-सा होगा? आर स्क्वायर होगा। तो अगर इन केस आपसे कहता है कि इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए था? इस चार्ज की मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए था कि इस न्यूक्लियस पर चार्ज है कितना। तो न्यूक्लियस पर जितना चार्ज होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, वो 1.6 इंटू -19 होगा। और आपको डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिस्टेंस तो गिवन ही होगा। तो यहाँ से आप ई कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम केस अब आपसे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने को कहता है, तो अगर आप लोगों को वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गई है, तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करके अब आप इज़िली इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ याद रखनी, एक तो क्यू को इस तरह माइंड में रखें कि क्यू इक्वल टू ज़ेड इंटू ई के क्वेश्चन आएँगे। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना क्यू के फार्मूले, एन इंटू ई के भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एन यहाँ पर जो होता है वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बोलते हैं इसे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो सम टाइम जो है वो एन को आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की फॉर्म में गिवन होता है। तो फिर भी आप क्यू इक्वल टू एन ई के फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इस फार्मूले को दो तरह से लिख लें। इसको लिख लें के जेड ई ओवर आर स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख लें, और इसको के एन ई ओवर आर स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख लें। तो बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करता है,
या चार्ज कैरियर की बात कर रहा हो, डायरेक्ट चार्ज गिवन नहीं होता, तो उसको आप ई से मल्टीप्लाई करके चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम ई और आर की बात करें, तो कल भी बात हुई थी कि ई का आर के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं ये तो, कि अगर हम आर क्या चीज़ है, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, तो डिस्टेंस को डबल कर देने से, और ये बस याद रखें कि ये वाला जो फार्मूला है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला ये वाला। तो अगर हम उस पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर हम उसका डिस्टेंस डबल कर दें, तो डिस्टेंस को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। और शायद कल भी बात हुई थी, अगर जनरली कभी क्वेश्चन आ जाए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और आर का ग्राफ बनाएं, अच्छा इसको आर की बजाय ना ज़्यादातर उन्होंने एक्स भी लिखा हुआ होता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आर लिखें या एक्स लिखें, क्योंकि रेडियस तो है नहीं। ये बेसिकली उस सोर्स चार्ज से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वहाँ का डिस्टेंस है। तो ये एक्स भी लिखा होता है और आर भी लिखा होता है। वैसे ज़्यादातर जब ग्राफ आता है तो एक्स लिखा होता है। तो हमें पता है ई और आर का, ये ई और एक्स का जो इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ कुछ इसी तरह की ही शेप का बनेगा। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि सर इसमें आर का स्क्वायर आ रहा है, अगर आर आ जाए तो फिर भी ग्राफ यही बनेगा। असल में ग्राफ की शेप यही रहती है, बट आर और आर स्क्वायर में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आर स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा ज़्यादा स्टीप होता है और आर के ग्राफ में थोड़ी स्टीपनेस कम होती है। तो वो तो एक से ज़्यादा ग्राफ बने हुए इकट्ठे, फिर हमें पता चल सकता है ना कि ये लेस स्टीपर है या ये मोर स्टीपर है ना। जिस तरह आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में अभी तो नहीं लेकिन फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। एक एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ था और एक आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ था। वो दोनों की शेप ऐसी थी, लेकिन एडियाबैट का ग्राफ ज़्यादा स्टीपर था और आइसोथर्मल का फर्स्ट ईयर में ग्राफ थोड़ा स्मूथ था। तो इसमें हमें इस सिंगल ग्राफ से हम उस कंसेप्ट को जज नहीं कर सकते। बस आप इतना याद रखेंगे कि इनके ग्राफ यही बनेंगे, आर स्क्वायर हो या आर हो, बस आर स्क्वायर का ग्राफ ऐसे थोड़ा ज़्यादा स्टीपर होता है और आर का ग्राफ थोड़ा स्मूथ होगा। मैं आर वाली बात भी थोड़ी क्लियर साथ ही कर देता हूँ, ताकि उस कंसेप्ट को भी आप अंडरस्टैंड कर लें। इसी के साथ ही लिख देता हूँ ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वैसे मैं इस पे डिटेल से बात करूँगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वो फार्मूले लिख देता हूँ जो बेसिक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अगर हम लिखें ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फार्मूला होता है, वो आप सारों को याद है। उसको हम वी से अगर डिनोट करते हैं, तो उसका फार्मूला वी इक्वल के क्यू बाय आर के इक्वल होगा ना। तो ये मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि इसमें भी क्यू के जो क्वेश्चन होंगे, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जेड ई बाई आर लिख सकते हैं, और क्यू की जगह पर हम के एन ई बाई आर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के क्वेश्चन इसी पैटर्न के आते हैं कि आपके पास के जेड ई बाई आर की फॉर्म में आ जाएंगे, एन ई बाई आर की फॉर्म में आएंगे। तो बस आप इस तरह याद रखें कि ये वाला जो फार्मूला है इसके क्वेश्चंस और ये वाला जो फार्मूला है, इन दोनों फार्मूलाज के क्वेश्चन सेम आते हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आर आता है और उसमें आर स्क्वायर आता है। तो मैं बात असल में ग्राफ समझाना चाह रहा था। तो अगर आपसे वो पूछे ना वी और आर का ग्राफ प्लॉट करें, तो वी और आर का भी तो हमें पता है नहीं, इन्वर्स रिलेशन ही है। लेकिन ये आपके पास पावर 1 है इसके ऊपर, यानी अगर उस जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका डिस्टेंस डबल कर दें, तो पोटेंशियल उस पॉइंट का हाफ हो जाएगा। यूँ समझ लें कि यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है और आप लोगों ने पहले इस पॉइंट पे v कैलकुलेट किया है और इस पॉइंट पे e कैलकुलेट किया है डिस्टेंस r के ऊपर। अब उसने आपसे ये कहा है कि इस एक और पॉइंट p है, यहाँ पर कैलकुलेट करो, और इस पॉइंट जो है उससे आगे और कितना चला गया, r चला गया। तो आपके पास डिस्टेंस के इंक्रीज होने से, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, r इंक्रीज हो रहा है तो v भी डिक्रीज होगा। यानी जितना जितना आप इस सोर्स चार्ज से दूर जाते जाएंगे, तो दूर जाने से v भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ई भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ई के साथ मैं डबल डिक्रीज का साइन लगा रहा हूँ, मतलब आप जब इस चार्ज से अवे जा रहे होंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, ई भी डिक्रीज होगा, लेकिन ई ज़्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि ई के फार्मूले में आर स्क्वायर आता है। तो रहेगी बात ग्राफ की इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ इसका भी बिल्कुल उसी शेप का हाइपरबोलिक शेप ही बनेगी। ठीक है, तो ये बस थोड़ी सी बात याद रखनी है कि दोनों के ग्राफ की शेप हाइपरबोलिक ही है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ई का ग्राफ ज़्यादा स्टीपर होगा। वैसे मैं समझाने के लिए इसके साथ बना देता हूँ क्योंकि दोनों ग्राफ इकट्ठे बन नहीं सकते। मैं वैसे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि अगर ये वाला एक्सेस ई और वी को शो करे या आर को ना, अब ये मैं दोनों को इकट्ठा बना रहा हूँ, तो फिर आपके ग्राफ कुछ यूँ बनेंगे, एक ये वाला ग्राफ होगा, एक आपका ये वाला ग्राफ होगा। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ होगा ये वी का होगा
और नीचे वाला ग्राफ किसका होगा, ई का होगा। तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर सिंगल ग्राफ बना हुआ आ जाए तो फिर तो आपको गेस नहीं हो सकता कि ये किसका ग्राफ बना हुआ है ना। खैर ये आप लोगों ने बेसिक फॉर्मेट की हम लोगों ने बात की कि बेसिक जो क्वेश्चन डाल सकते हैं आपके पास, ये वाला फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेड इंटू ई बाई आर स्क्वायर। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में आए होते हैं, क्योंकि जब वो न्यूक्लियस का वर्ड यूज़ करता है तो उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर गिवन होता है, एटॉमिक नंबर से आप लोगों ने चार्ज की फॉर्मेशन करनी है, तो इस पैटर्न पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस सर देखो यार, अब इनका मैं क्या करूं, इनको मैं मेरे ख्याल रिमूव कर देता हूं, तो ये चीज़ होगी। अब अगर हम इससे आगे फर्दर पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ों की मैं बात कर लेता हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें तो इसका फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो अब अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूँ होती हैं। ये बहुत बेसिक से कंसेप्ट है, और ये जो लाइन होगी ये डायरेक्शन शो करेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इसी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर भी होगा। तो ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। ये वेक्टर फॉर्म बस आइडेंटिफाई होने के लिए आती है, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिखी होगी। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, आर कैप की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो आर यूनिट वेक्टर की ना, आर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको पता है एक फार्मूला ये भी बन जाता है, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। इनके न्यूमेरिकल नहीं आते, इनके सिर्फ आप लोगों के एमसीक्यू आ रहे होते हैं फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, जब हम जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूले में भी हम चार्ज को पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूले में मैंने बताया था चार्ज को पॉजिटिव लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिख रहे होंगे ना, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म लिख रहे होंगे तो फिर आप लोगों ने साइन को कंसीडर करना है, यानी वैसे साइन को कंसीडर नहीं करना। मैं इसका क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो फिर आप साइन को कंसीडर करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सपोज करो बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज है ना, आप सपोज कर लेते हैं आपका माइनस क्यू चार्ज है, और इस माइनस क्यू चार्ज के आपके पास कहता है कि आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म लिखें। तो इसकी वेक्टर फॉर्म जब लिखेंगे तो अब आप लोगों ने साइन को कंसीडर करना है, तो के माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा। बाकी आप क्यूब वाली फॉर्म खुद से लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में साइन को कंसीडर करेंगे, बट इन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ई अगर हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई जब लिखेंगे तो याद रख लेना है कि साइन को आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना, साइंस आर नॉट कंसीडर्ड। ये बात याद भी रखनी, मैं इसका क्वेश्चन भी एक आधा आपको करवाता हूँ ताकि आपको ये सही बात समझ आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो साइन कंसीडर होंगे, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ साइन कंसीडर करने में बात कर रहा था कि अगर मैग्नीट्यूड उसकी लिखे होंगे तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में फिर आप लोगों ने उसके जो साइन होंगे उनको कंसीडर नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एमसीक्यू करवाता हूँ, उससे आपको ये थोड़ी कन्फ्यूजन रिमूव हो जाएगी। एमसीक्यूज कुछ यूं है ये वाला कि सपोज कर लेते हैं आपके पास यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, प्लस 1 माइक्रोकूलम लिखने चले। इस जगह पर हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है -2 माइक्रोकूलम का, माइनस बाहर ही आ गया बेचारा। अच्छा, दो चार्जेस पड़े हुए हैं और इन दोनों चार्जेस के जो सेंटर के दरम्यान में डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ये तो आपको पता है ना कि ये लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर है ना, ये जो लाइन में लगा रहा हूँ, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, कल भी वर्ड मैंने यूज किया था। अच्छा, इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन उसके ये है कि इन दोनों के मिड पॉइंट पे, इन दोनों की इस मिड पॉइंट पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। जरा देखिए इस पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उससे अवे होती है, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे अवे होगी। तो यूं समझने कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड E1 होगी, और अगर उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो टुवर्ड्स राइट साइड होगी। ये नेगेटिव चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे वे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे टुवर्ड्स। तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से वे होती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वे और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स, तो नेगेटिव चार्ज का अगर मैं इस जगह एरो लगा दूं तो इस मिड पॉइंट पे देखें कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1 कूलम चार्ज की और 2 कूलम जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E2 बोल देते हैं। अब इस मिड पॉइंट पे देखें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो सेम है। तो अब अगर हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने लगेंगे तो अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम अगर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि मिड से डिस्टेंस कितना बनता है, टोटल 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, इधर भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। मिड से दोनों का डिस्टेंस सेम है, 1 सेंटीमीटर होगा। तो ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके जब लिखूंगा के Q1 ओवर आर स्केयर, आर मैं सेम ही लिख लेता हूँ, इधर भी 1 सेंटीमीटर इधर भी 1 सेंटीमीटर है, प्लस के Q2 ओवर आर स्केयर। आर दोनों तरफ सेम है तो इसलिए मैं इसको आर का ही नाम से शो कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस सेम आ रहा है। अब जरा देख लें इस फॉर्मूले में के और आर स्केयर तो कॉमन आ रहा है तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है। अगर K1 K बाई आर स्केयर हो गया, ये अब आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। Q1 जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 1 होगा, मुझे आइडिया है कि माइक्रो कूलम में बाद में हम इस पे कूलम बना लेंगे। अब इसको -2 नहीं लिखना है, इसको आप लोगों ने +2 लिखना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें यहाँ माइनस लगाना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पर माइनस लगा देते हो तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो माइनस का मतलब तो ये होगा, अगर यहाँ लगा दिया जाए Q2 नेगेटिव है ना, अगर यहाँ पर वो माइनस उसका लगा दें तो इसका मतलब तो ये होगा कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट तो नहीं है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगाना है, प्लस लगाना है। हाँ अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती तो फिर हम इसी जगह पर ही माइनस लगा देते, ठीक है ना। वो माइनस किस वजह से लगे, प्लस क्यों लगा है, डायरेक्शन सेम है। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें दोनों की डायरेक्शन, अगर दोनों सिमिलर चार्जेस होते हैं ना, सिमिलर चार्जेस होते तो डायरेक्शन अपोजिट होती, एक की राइट तरफ होती दूसरे की लेफ्ट साइड पे होती, फिर यही माइनस आ जाता। इन फार्मूलाज में जब आप मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हो तो हमेशा सबके साथ साइन आप लोगों ने पॉजिटिव ही लिखने हैं, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर सकते हो। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू पावर 9, डिस्टेंस आपके पास जो है वो कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये कितना बन गया, 3 माइक्रो कूलम है ना, 3 माइक्रो कूलम मीन 3 इंटू पावर -6 हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का आप स्केयर करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्केयर बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 10 रेज़ की पावर -4 हो जाएगा ना ये। तो 1 सेंटीमीटर स्केयर यहाँ से बन जाएगा 10 रेज़ की पावर -4। इसमें आप वैल्यूज पुट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कर ही लेते हैं। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और पावर इकट्ठी कर लो, 9 -6 + 4, ये मेरे ख्याल बनेगा 27, 9 -6 नीचे माइनस ऊपर जाकर +4, तो 27 इंटू 9 को 4 में ऐड करें तो 13, 13 में से आप 6 माइनस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 10 रेज़ की पावर 7 बन जाएगा। क्या कैलकुलेट हो रही, ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम भी लिखी हुई हो सकती है और इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी लिखी हुई आ सकती है। तो मकसद मेरा जो बताने का था वो आपको बात समझ आ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हुए आप लोगों ने हमेशा साइन पॉजिटिव लिखना है। अगर आप इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो और सॉरी वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है कि उसमें हम वो नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वेक्टर फॉर्म में क्यों इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पर वो नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थोड़ी और बात करते हैं। अभी हम अगर इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हम लिख सकते हैं ना, Q/r², ठीक है। वैसे जब हमारे न्यूमेरिकल आएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चक्कर में हम नहीं जाएंगे, हम उस वक्त अपना फार्मूला जो है वो K वाला ही लिखेंगे। क्या जरूरत है हमें न्यूमेरिकल में इसको कम्प्लेक्स करते रहना। मैं ये बात कर रहा था कि ये वाला फार्मूला तो तब है जब आप, ये पॉइंट चार्ज है ना, ये कोई पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आप ई कैलकुलेट कर रहे हैं और इस पॉइंट और चार्ज के दरमियान में यहाँ पर आप लोगों के पास क्या चीज़ है, वैक्यूम अगर हो या एयर हो तो फिर हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर इस चार्ज के दरमियान में
ये पॉइंट चार्ज भी इसे कह सकते हैं, सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। इस पॉइंट के दरमियान में अगर हम यहाँ पर कोई मीडियम प्लेस कर दें, तो फिर ये वाला फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? तो ई मीडियम के लिए अगर हम इस फार्मूले को लिखना चाहें, तो ई मीडियम के लिए इसका जो फार्मूला बनेगा, वो आप लोगों के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बाय आर स्क्वायर हम इसको। तो अगर हम मीडियम के लिए फार्मूला लिखें तो आपको पता नहीं, यहाँ पर सिंपल एप्सिलॉन भी हम लिख सकते हैं और इसी फार्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं, ई मीडियम इक्वल टू, ये इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये सिर्फ आइडेंटिफाई होने की स्टोरी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फार्मूला वैक्यूम के लिए है, ये वाला फार्मूला मीडियम के लिए है। तो यहाँ से बच्चों आपको ये समझ आ गया कि जब जिस पॉइंट पे आप ई कैलकुलेट कर रहे हैं और सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज, मैं लिख देता हूँ, ये सोर्स चार्ज भी इसे कह सकते हैं, टेस्ट नहीं कह सकते, सोर्स चार्ज या पॉइंट, सोर्स और पॉइंट वर्ड आप समझ आ जाएंगे, सोर्स चार्ज भी इसे कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, उस और जिस पॉइंट पे आप लोगों ने ई कैलकुलेट करना है, अगर उनके दरम्यान में मीडियम आ जाए, तो ये नीचे ये वाला फैक्टर आ गया, इस फैक्टर की वैल्यू पता नहीं किसी मीडियम के लिए 1 से बड़ी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो सोर्स चार्ज है और जिस पॉइंट पे आप ई कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उन दोनों के दरमियान में मीडियम इन्वॉल्व हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम में फिर ग्रेटर होगी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे? मीडियम से। बहुत सिंपल सी बात आप लोगों ने याद भी रखनी है। और यहीं से हम आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी कह लें या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक और फार्मूला भी बना सकते हैं। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? ऊपर ई वैक्यूम या एयर, और नीचे आप लोगों के पास जो चीज़ बनेगी वो बच्चों आपके पास ई मीडियम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह आप लोगों ने अभी फोर्स के नहीं फार्मूले लिखे थे, उसका मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, एफ वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय एफ इन मीडियम। तो आपके जिस तरह के बिल्कुल फोर्स के क्वेश्चन बने हैं, उसी तरह के आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर में गिवन है और आपसे कहता है जब उसने उनके दरमियान में मीडियम प्लेस कर दी है, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो। तो इस बात आप इजीली ई मीडियम बता सकते हैं, ई मीडियम को ऊपर ले जाएं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। तो सादा लफ्जों में 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों वेरिएबल में से कोई से 2 गिवन हो तो इनके आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। सेम केस बच्चों पोटेंशियल का भी है। पोटेंशियल का जो फार्मूला है ना, कुछ फार्मूला में मैं डिटेल से बाद में बात करूंगा, ये क्योंकि इसके साथ मैच करता है ई के साथ, इसलिए मैं इसको इसके साथ ही पढ़ा रहा हूँ। वी के क्यू बाई आर है, इसको बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर। ये फार्मूला क्या बता रहा है? ये आपका सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं। जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल ले रहे होंगे, तो हमें पता है कि अगर वैक्यूम या एयर होगी तो ये वाला फार्मूला होगा, ये वाला फार्मूला वैक्यूम के लिए है। अगर इसी पॉइंट पे और सोर्स चार्ज के दरमियान में हम मीडियम प्लेस कर दें, तो ये वाला फार्मूला मॉडिफाई होकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्यू बाई कौन सा हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसी फार्मूले को हम अगर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें वी मीडियम को, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बाई आर हो जाएगा। ये बहुत आम सी बातें हैं, अब सबको समझ आना शुरू हो गई हुई हैं। ये आपको पता चल गया कि इनके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये सारे फार्मूले सिर्फ आइडेंटिफाई होने के लिए आएंगे। अगेन इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर मीडियम के लिए तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल इस पॉइंट और सोर्स चार्ज के दरमियान में अगर हम कोई मीडियम प्लेस कर दें, तो पोटेंशियल पहले से कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर इन दोनों के दरमियान में वैक्यूम या एयर हो तो ज़्यादा होगा, और जब हम मीडियम प्लेस कर देंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही फार्मूला आप ये वाला भी बना लें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फार्मूला बन जाएगा वी वैक्यूम ओवर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? वी मीडियम हो जाएगा। वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को याद रखने का एक और भी आसान तरीका होता है कि ज़रा दो सेम चीज़ों की रेशियो तो ये बनती है, लेकिन ऊपर बड़ी चीज़ आती है, नीचे छोटी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मीडियम के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखनी होती है ना, तो ऊपर हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, नीचे हमेशा छोटी। वी वैक्यूम बड़ा वी मीडियम से, देख लें। फोर्स वैक्यूम में ज़्यादा वी मीडियम से, फोर्स वैक्यूम ऊपर। ई वैक्यूम मीडियम से बड़ा, तो ई वैक्यूम ऊपर।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बहुत सारे फार्मूलाज मैं अभी आपको और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर कभी भूल जाए पेपर में तो इस तरह याद रख लें कि ऊपर बड़ी वैल्यू आनी है और नीचे उसकी स्मॉल वैल्यू आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक बात चले और लिख लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो उस वक्त आप लोगों ने साइन कंसीडर करने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब फार्मूला लिखेंगे तो साइन कंसिडर होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या था, उसकी सिर्फ वेक्टर फॉर्म में साइन कंसिडर होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये खुद स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वेक्टर फॉर्म तो लिख ही नहीं सकते, फिर भी इसमें साइन कंसिडर होंगे। कहने का मकसद ये है कि सपोज करें ये एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आप लोगों के पास एक माइनस क्यू चार्ज है, ये इनका मिड पॉइंट में ले रहा हूँ, ठीक है। दो सिमिलर चार्जेस, इनका मिड पॉइंट, इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर, इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर, टोटल डिस्टेंस 2r हो गया। इस पॉइंट पे, इनके मिड पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें, यानी इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो हम V1 प्लस V2 लिखेंगे। अब V1 यूँ समझने कि इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ, एक मेरे पास 1 हो गया, दूसरा मेरे पास 2 हो गया। V1 का जब पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूंगा K प्लस क्यू बाई आर, ठीक है, साइन कंसिडर। अब यहाँ पर तो प्लस ही आ रहा है, प्लस ही लिखेंगे इन टू। अब इसका पोटेंशियल ये 2, ये वाला 2 है, इसका क्या लिखूंगा K माइनस क्यू बाई आर लिखूंगा, क्योंकि इसमें साइन कंसिडर होते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो ऐसे चार्जेस पड़े हुए हों जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों और दोनों के साइन अपोजिट हों, तो उन दोनों के मिड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। और अभी हम लोगों ने कल कैलकुलेट भी किया था, इन दोनों के दरमियान में इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 नहीं होगी। यानी अगर दो चार्जेस हों, आपको इस तरह के नजर आ रहे हैं, तो इनके मिड में V 0 होगा, E यहाँ पर 0 नहीं होगा। E क्यों 0 नहीं होगा, जरा इस पॉइंट पे E कैलकुलेट भी कर लेते हैं। E नेट मिड में वैसे भी मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन भी सॉल्व किया, लेकिन चलें फिर कर लेता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन दूर जाती है, यूं यूं, ये अपने से दूर भेजता है उनको, कहता है दूर जाओ मुझसे। इवन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी, अपनी तरफ जाएगी इसकी, ये E2 हो गया। अब देखो इधर एरो लगा देते समझने के लिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो E1 प्लस E2 हो गया। ये कौन सा केस है, जब दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम बट साइन अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें तो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो बताया बचुंगड़ो साइन कंसिडर नहीं होते, ठीक है ना। एलसीएम आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर आ गया तो के क्यू प्लस के क्यू, तो ये जनाब बन गया 2k क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वैसे आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत आसान सी बात है, मतलब बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। वैसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के काफ़ी सारे केसेस करवाऊंगा, असल में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फोकस करना चाह रहा हूँ, लेकिन दरमियान में पोटेंशियल बार बार टपक के आ रहा है, तो मैं उससे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके मैं काफ़ी सारे केसेस और भी पोटेंशियल के बनाऊंगा अभी बाद में, ठीक है। तो ये क्योंकि मैच करती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता जाऊँ। मैंने सिर्फ आपको ये पॉइंट क्लियर करना था, अब आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट साइन कंसिडर होंगे। तो देखने साइन कंसिडर हुए हैं तो तभी तो दो अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के दरमियान में V की वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन इनके दरमियान में E 0 नहीं हुआ। और यहाँ पर आपको दोनों बातें अच्छी क्लियर हो चुकी होंगी कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके भी साइन देख लें हम लोगों ने क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। और जो दूसरी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जब भी हम लेंगे उसके साइन आप लोगों ने पॉजिटिव ही लेने हैं। एक दो बातें और थोड़ी सी करते हैं जनाब। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, कल नहीं बल्कि परसों लेक्चर में मैंने जब कूलम लॉ पढ़ा रहा था,
मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन करवाए थे। एक दो बातें छोटी छोटी रिवाइज करवाता हूँ। ये कुछ जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के नम्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। यूएचएस में या आपके ईटा में क्वेश्चन इस टाइप के, मतलब कंपेरेटिवली क्वेश्चन वहाँ इजी आते हैं। नम्स क्योंकि नस की यूनिवर्सिटी है, उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने तो कंबाइंड ही चीज़ पढ़ रहे हैं। इसको ए मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इधर चार्ज प्लस क्यू, इधर चार्ज माइनस क्यू, और वो आपसे कह रहा है को नाम शाम दे लें। इस साइड वर्टेक्स को बी, ये वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स ए कर लें। क्वेश्चन बचुंगड़ो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं एट वर्टेक्स ए पे, यानी जो वर्टेक्स ए है उस वर्टेक्स ए पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। चलें जी वैल्यू बताते हैं। जरा देखें, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ये वाली नहीं होनी चाहिए। बड़ी आम सी बात, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इससे दूर, पॉजिटिव चार्ज अपने आप से चीज़ों को दूर भेजता है, ठीक है। तो इसको चले हम बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बी की वजह से। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस बी वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वजह से, क्यों दूर जा रही, ठीक है। दूर क्यों जा रही, पॉजिटिव चार्ज आपको समझ आता है। इधर आ जाइए, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे, इस इधर कोई चीज, इस पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज नहीं होगी। नेगेटिव चार्ज तो अपनी तरफ चीजों को लेकर आता है जनाब, ये होगी। ठीक हो गया, अच्छा ठीक है, इतनी हमें बात समझ आ गई कि ये जो पॉइंट ए है, वर्टेक्स ए है, पॉइंट ए वर्टेक्स ए की बात है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस बी की वजह से इधर जा रही होगी और सी की वजह से इधर आ रही होगी। यूं और यूं कहानियां चल रही हैं। अच्छा, ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटर ए लिखा हुआ है तो इक्विलेटर, इक्विलेटर ये एंगल 60, तो सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। ठीक हो गया ना, ये एंगल 60 डिग्री हो गए। मुझे ये बताओ जो आप में से सियाने लोग हैं कि ये लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। अगर ये लाइन यूं स्ट्रेट लाइन है ना, ये उसी को एक्सटेंड किया है, तो ये एंगल कितना बना 180। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 180, 180, ये कितना है 60। तो ये एंगल कितना होगा, ये किसकी डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन, ये ई सी की डायरेक्शन। ई बी और ई सी की टेल के दरम्यान में एंगल मुझे चाहिए। ई बी की टेल, ई सी की टेल, दोनों की टेल्स के दरम्यान में एंगल 120 डिग्री है। ये मैं समझ आ गया। ई बी और ई सी की टेल के दरम्यान में एंगल 120 डिग्री है। अच्छा, अगर इस ए पॉइंट में मैं बी की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। बहुत आसान सी बात, के कूलम कांस्टेंट, क्यू ये वाला चार्ज लिखना होता है, इसकी वजह से यहाँ बतानी ये वाला चार्ज, और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है। अगर हम सी की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखना चाहें, इस पॉइंट पे सी की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो सी का इस पॉइंट से डिस्टेंस सी, चार्ज इसका के क्यू, सॉरी के क्यू बाई ए स्क्वायर, मसला हल हुआ है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो साइन कंसिडर नहीं होते। के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये तो यार सेम होगी ना, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ई बी और ई सी की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, वो ई की इक्वल है। तो बहुत आसान हो गया। अब तो आसान कैसे हो गया, हमें ये पता चल गया कि ये जो ई बी और ई सी की मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, ई के बराबर है। अब आप लोगों ने इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। अब एक तरीका तो ये था कि अगर ई बी और ई सी आपस में पैरेलल होते हैं, अगर पैरेलल होते तो हम इन दोनों को सिंपली ऐड करते, जिस हम थोड़ी देर पहले ऐड कर रहे थे। अगर ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल होते तो हम इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त ई बी, चलिए मैं और आसान करता हूँ बात, ये ई बी और ई सी जो हैं ये ना पैरेलल हैं ना एंटी पैरेलल हैं, बल्कि इनका मसला ये है कि इनका तो आपस में म्यूचुअल एंगल कितने डिग्री है, 120 डिग्री इनके दरम्यान में एंगल है। तो कोई मसला नहीं है, हम ई नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक जंबो टाइप फार्मूला है ना, वो फर्स्ट ईयर वाला, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कॉस थीटा, आपको याद आ गया होगा। मैं उसमें ए के स्क्र की जगह ई का स्क्र, क्योंकि ये दोनों सेम है, ए का स्क्र प्लस बी का स्क्र प्लस 2ab कॉस 120। ठीक हो गया बचुंगड़ो, याद कर लें cos 60 पे 1/2 होता है, cos 120 भी 1/2 होगा, लेकिन 120 एंगल किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 120 90 से बड़ा होता है,
90, ये 180, 120 इधर है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होगा। अगर कॉज नेगेटिव होगा तो इसके साथ -1/2 आएगा, तो cos 60 1/2, cos 20 भी 1/2, लेकिन क्योंकि cos 20 सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो -1/2 होता है। ये आपको समझ आ गया, a² + b² + 2ab cos 120 आप लोगों ने पल्ले बांध लेना है, माइनस होता है। इस e और e को ऐड करें 2e² प्लस 2e² ही हुआ ना, ये भी e इंटू ई 2e² cos 120 -1/2, 2 से कैंसिल, ये तो बहुत आसान हो गया, ये बहुत आसान हो गया। फिर आप लोगों का बन गया जनाब 2e² और ये माइनस मिला तो -e², तो आपके पास इलेक्ट्रिक 2e² इंटू e², तो ये तो e आ गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर E के बराबर होगी। अब अगर मैं आपको ये बताऊं ना, हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक तो E के बराबर होगी, और अगर इसकी बात करें तो ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है ना, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेट की डायरेक्शन बिल्कुल इधर होगी, सेंटर से इस तरफ होगी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो E के बराबर होगी। अब यूं कह सकते हैं कि अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी क्वेश्चन आ जाएं तो इस मेथड से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ आ चुकी है। एक आधा और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को थोड़ी कन्फ्यूजन है तो उसकी इस पे ग्रिप थोड़ी अच्छी हो जाए। बल्कि एक क्वेश्चन लेने से पहले एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको करवाता हूँ। मैंने कल एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन देख रहा था, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा है उसका क्वेश्चन। उस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए तो हैं, लेकिन हम लोगों ने थोड़े और तरह के किए हैं। ये थोड़ा-सा मतलब चैप्टर 3 की बात है, थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन अब माइंड में आ गई तो मैं कर देता हूँ। आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ यूँ क्वेश्चन करवाए थे कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल में बॉडी किसी पॉइंट से मूव कर रहा है। सपोज़ करें बॉडी ए से मूव करके बी पे आया है। इसका रेडियस r, सेंटर से रेडियस r है, और मैंने आपसे कहा था कि ए से बी तक आते हुए आप डिस्प्लेसमेंट बताएँ। ए से बी तक आते हुए डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा ना? तो हम लोगों ने इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था। ये असल में बात मैच करती है, मेरे माइंड से निकल जाएगी, इसलिए मैंने अभी कर रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये चीज़ बतानी है, डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है ना। डिस्टेंस बताना तो आसान है, वो आपको आता है ऑलरेडी। ये बताना है, डिस्टेंस बताना क्यों आसान है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस कितना होगा, 2πr होगा ना। तो इसका ये फोर्स पार्ट है, ये डिस्टेंस फोर्स पार्ट है, तो इस 2πr को 4 से डिवाइड करो तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मसला है, डी डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी अंडर तो नहीं लिखेंगे, अगर डी लिखना है तो जरा अंडर लगा दे, तो 2r² प्लस r² तो √2r होगा। मैंने कल एक क्वेश्चन देखा है, एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ था, उसने यूं क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये तो बात मैंने आपको रिवाइज करवाई है। वो उस बंदे ने यूं क्वेश्चन दिया हुआ था कि हालांकि मैं बोर्ड पे एक ही चीज सही बनाता हूँ, सर्कल कॉपी पे वो भी नहीं बन रहा। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इन कॉपियों पे पढ़ा रहा हूँ, वैसे कभी नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन उस अजीम आदमी ने कुछ यूं बना दिया था कि सपोज कर लेते हैं कि जो सर्कल है ना, इस पॉइंट को ए उसने बोला हुआ था, मेरा ख्याल है इस पॉइंट को बी बोला हुआ था। उसने कहा था इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, और ये सपोज कर लें सर्कल का सेंटर है, ये वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, और ये बेसिकली आपके पास रेडियस बनेगा ना। ये जो लाइन मैंने डॉट लगाई रेडियस की, आर स्मॉल आर लिख लो, ये रेडियस है ना सर्कल का सेंटर, ये रेडियस, ये रेडियस, ये पूछा हुआ था, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक हो गया। अब आगे ये चीज गिवन थी कि इसका जो एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जिस तरह यहाँ पर इन दोनों रेडियस के दरम्यान में एंगल 90, ये रेडियस की लाइन, ये रेडियस की लाइन, इस जगह का एंगल जो गिवन था वो गिवन था 120 डिग्री। अब ये तो बड़ा मसला है, ये तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगता है किस पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एक ऐसे हैं, ये तो सारा उस पे लगता है, सिर्फ हर जगह नहीं लगता पाइथागोरस थ्योरम, ये याद भी रखना है। किस पे लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, हर जगह नहीं लगता। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही नहीं, इसमें तो एंगल 120 डिग्री है। तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि सर्कल के लिए मैं अब आपको जनरल बात बता, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक पैरेललोग्राम थ्योरम भी होता है, उससे बहुत लंबी बात हो जाती है,
इसके लिए आप अपने पास बस एक फार्मूला लिख लें कि सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो 2r, r सर्कल का रेडियस, साइन θ/2 होता है। सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला 2r sin θ/2 होगा। थीटा किसके दरम्यान में एंगल होगा? ये जो एंगल बिटवीन रेडियस होता है ना, बिटवीन रेडियाई, रेडियस, रेडियस के दरम्यान में जो एंगल होता है ना वो होता है। अब इस ये वाला फार्मूले से पहले आप ऊपर वाला क्वेश्चन हल करो ताकि आपको समझ आए कि आंसर √2r आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें एंगल कितने डिग्री? 90। यहाँ पर 90 है ना, तो साइन 90 पुट करो। 90 पुट करोगे तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, थीटा 90 डिग्री वाला पहले, ये वाला ना। अगर वो आंसर ठीक आएगा तो फिर नीचे वाले पे अप्लाई कर सकेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। अच्छा, आपको समझ आएगा थीटा 90, 90/2 45, 45 का साइन लो, इतना कर सकते हो आप, साइन 45। चलिए मैं लिख देता हूँ, कुछ भूल ही जाएंगे, पता नहीं सर ने फिल इन द ब्लैंक से की हुई है सारी। 2r, ये पेज 7 है, साइन 45 बचे होता है 1/√2। आपको पता है जब भी नीचे अंडर आ जाए, नीचे जो नंबर हो ऊपर भी वही नंबर लिखा हो, या ऊपर √2 हो नीचे वही नंबर लिखा हो, तो इंटरेस्ट में एक तो उसका फेवरेट काम होता है, उसको 2 दफा √ में लिख के उसको हल करते हैं। क्या आंसर है? √2r आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैंने आपको जुगाड़ बताया, ये जुगाड़ ठीक है। ये मतलब सर्कल के ऊपर ये वाला फार्मूला हमेशा अप्लाई हो जाएगा। ये वाली बात इसके साथ लिंक थी। अब आपको समझ आ गया। अब आप किसी भी एंगल पे आपसे पूछे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे टेबल के एंगल होंगे जो उसके साथ मैच करेंगे। अब हम 120 वाले को सॉल्व करते हैं। 120 डिग्री बाई 2 बच्चों हो जाएगा 2r साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होता है? 60। तो 2r साइन 60 किसी को याद है कितना होता था? साइन 60 होता है √3/2। तो ये बन जाएगा √3/2। 2 से कैंसिल हो गया। अगर 2 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर इसका आंसर कितना बना फिर? √3r हो गया। एक ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये फार्मूला बस याद रख लें, और ये किसी भी एंगल पे सर्कल में आपसे अप्लाई हो सकता है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन आपको और करवाना है, फिर हम दोबारा वापस चले जाएंगे। फिर मेरे माइंड से कहीं बातें निकल ही ना जाएं। ये वाली 8वां था। एक सवाल उसने बड़ा प्यारा सा ये दिया हुआ था कि उसने ना क्यूब बनाया हुआ था, यूं क्यूब था और यूं क्यूब था। यूं ही क्यूब होता है, क्यूब, सारी साइड की लेंथ सेम। ए कर लेते हैं, हर साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ है, इस साइड की लेंथ भी, इस साइड की लेंथ सी, ठीक है। अच्छा, अब वो ये काम कर रहा है, कहता है कि सपोज करें एक पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, एक पार्टिकल यहाँ से मूव करके इस तरफ आया, उसने डिस्टेंस ए कवर की है, ठीक है ना। फिर वो जो पार्टिकल है उसने यहाँ से मूव करके इधर गया, ए बी सी तो ना लिखे, सारी साइड की लेंथ तो सेम होती है इन क्यूब की, इसको ए ही लिख लें। यहाँ से ए डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से ए उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से वो मूव करके पार्टिकल जो है वो आपका अपवर्ड चला गया, यानी 3 साइड्स के अलॉन्ग उसने मूव किया। यहाँ से डिस्टेंस ए कवर किया, फिर डिस्टेंस ए कवर किया, फिर उसने यहाँ से यहाँ तक मूव करके चला गया। तो कहते हैं वो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये टोटल आप लोगों ने उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा। यानी अगर पार्टिकल इस तरफ गया है, डिस्टेंस ए कवर किया है, फिर इधर ए कवर किया है, फिर इधर ए कवर किया है, तो आप लोगों ने बताना है कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया है। देखिए ये वाला जो इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, सपोज करें हम कहते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये वाली जो साइड होगी ये इनवर्ट साइड बनती है ना असल में। अगर ये साइड इनवर्ट बनती है तो मैं कह सकता हूँ ये उसने डिस्टेंस ए नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग कवर किया है, ये आपके पास वाई एक्सिस बनता है, तो ये डिस्टेंस उसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग कवर किया। थोड़ी सी 3D की बात है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर इस साइड को अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोलते हो तो ये क्यूब के अंदर वाली साइड है ना, अगर अंदर वाली साइड है तो इसको माइनस साइड एक्सिस कह लेंगे, इनवर्ट होगा ना। ये फिर वो ऊपर चला गया, ऊपर वाई एक्सिस है तो उसको वाई लिख लें। नेगेटिव जेड ना भी लिखें तो क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने समझाने के लिए प्रॉपर बात की है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि इस ओ पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट बताएं। समझ आ गया? क्यूब, क्यूब ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब इस डिस्प्लेसमेंट बताने का तरीका ये होगा ओपी का, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी? ए आई, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी? प्लस ए जे, इसकी फॉर्म क्या बनेगी? माइनस ए के। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है।
अब आप लोगों ने अगर इसकी मैग्नीट्यूड बनाना चाह रहे हैं, ये वही फर्स्ट ट्री वाला मेथड है जो आप लोगों ने वेक्टर में कभी पढ़ा होगा। तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप माइनस रख लेते हैं माइंड में तो अच्छी बात है, नहीं भी रखते तो पेपर में कौन सा सोल्यूशन करके देना होता है उसे। तो माइनस नहीं भी रखेंगे तो आंसर बाद में भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √3a²। तो हम इसको लिख सकते हैं √3a। तो ये थोड़ी सी बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ये क्यूब का वो क्वेश्चन पूछता होता है जब क्यूब की 3 साइड्स के लॉन्ग वो मूव करेगा। अब अगर कोई सी 2 साइड्स के लॉन्ग बच्चा कहता है कि सर वो मूव कर रहा है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर ai प्लस aj, कोई 2 साइड्स हो ना, सपोज करें ai और az के लॉन्ग मूव करता है, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। आपको समझ आ रहा है ना, नीचे वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई सी 2 साइड के लॉन्ग मूव करे तो 2 लिख लेंगे, फिर आंसर क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा। अगर 3 के लॉन्ग मूव करेगा तो √3a आपका बन जाएगा। चलें ठीक हो गया। तो क्यूब का आपको थोड़ा-सा डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ये 2 बातें हमने नहीं सीखी थी, क्योंकि पहले हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई थी। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने स्लाइट माइंड में रखना है। चलें जी, हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। एक आधा सवाल हम और ले लेते हैं डायग्राम बेस्ड, फिर हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन प्यारे बच्चों यूँ है, जिस तरह कल आप लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें वो ये कह रहा है कि एक आप लोगों के पास चार्ज प्लस क्यू, इधर चार्ज प्लस क्यू, इधर चार्ज प्लस क्यू, सारे क्यू हो गए। इस वर्टेक्स को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको डी कह दें, फिर इस वर्टेक्स को सी कह दें। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट वर्टेक्स सी बताएं। ये बस आप लोगों की असाइनमेंट होगी, मैं आपको बस इसका थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट सी बतानी है। आप लोगों ने बचुंगड़ो करना ये है, इधर चार्ज पड़ा हुआ है, इधर भी चार्ज पड़ा हुआ है, इधर भी चार्ज, सारे पॉजिटिव। बी की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ई बी। ठीक हो गया, दूर जाती है उससे, पॉजिटिव से भी दूर जाती है। इस डी की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। आप सबसे पहले ये कीजिएगा, जब आप क्वेश्चन को हल करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है वो इसको सॉल्व कर लेना, ई बी और ई डी को। अब देखिएगा अगर ये स्केयर है तो इसकी सारी साइड की लेंथ सेम है, इसकी सारी साइड की लेंथ सेम है, तो इन दोनों को जब आप इसकी नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालोगे ना, खुद निकालना, मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी ना, इन दोनों की, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। मेरा ख्याल है E/√2 आएगी, वो आप खुद सोचेंगे कैसे कैलकुलेट करनी है। ये दोनों परपेंडिकुलर है ना यार, तो वही जो पुराना फार्मूला था a² + b² + 2ab cos 90, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, हमें पता है कि इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? सेम होगी। बता तो दिया सारा, लेकिन खुद भी थोड़ी बहुत ट्राई करना कि दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। अच्छा, बात अभी हल नहीं हुई, ये तीसरा चार्ज है। इस तीसरे चार्ज ने इस तरफ जो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, सी पॉइंट पे आगे देखनी है ना, तो पॉजिटिव दूर होगी, वो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ये होगी। एक चीज सिर्फ नोट करें, मैं कम क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप खुद भी कुछ वर्किंग करें। इन दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। इस और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है और ये इनका रिजल्टेंट है और इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो ई प्राइम की डायरेक्शन क्या होगी? इस और इसके मिड में होगी ना। फिर यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जो कि ई प्राइम है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी डायरेक्शन इन दोनों के मिड में होगी। क्यों मिड में होगी? क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये आपके पास ई प्राइम की डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ई प्राइम की डायरेक्शन होगी। अब आप लोगों के पास नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए बचूंगड़ो आपके पास एक ई ए की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी और एक ई प्राइम होगी। अब ई ए की आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपका खुद का काम है। सबसे पहले तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा ना, क्योंकि जब आप फार्मूला लिखेंगे k/r², तो इसमें r² की जगह आप ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने ई ऑफ ए निकालने के लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है कल लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। तो अब मैं इसकी फाइनल ई नेट लिख रहा हूँ। फाइनल ई नेट मुझे पता है कि ई प्राइम के अंदर हम किसको ऐड करेंगे? ई ए को ऐड करेंगे।
ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो आंसर आना चाहिए, अगर आप सही कैलकुलेट करेंगे, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर और √2 प्लस 1/2 आना चाहिए। मैंने लिख सारा कुछ दिया है, तकरीबन 90% समझा भी दिया है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा खुद को एक्टिव करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। 1-2 छोटी-सी बातें आपके ज़िम्मे डाली हैं। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, कल वाला लेक्चर देखेंगे, वहाँ पर हुआ हुआ है। और फिर इन दोनों को तो ऐड करना है, वो ऑलरेडी आपको समझ आया हुआ है। ये दोनों इक्वल हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनके मिड से होगी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सर आपको कैसे पता चला मिड से होगी? तो इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एंगल बताना है ना, तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज करें ये एंगल बताना है। तो एंगल कैसे निकालते हैं? थीटा tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर आप कोई ले लें, इसको परपेंडिकुलर ले लें, इसको बेस ले लें, मर्जी है ना। तो परपेंडिकुलर चलें इसको ले लेते हैं, ई बी ओवर ई सी, ई डी हो गया। ये होता है ना फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। ई बी और ई डी आपस में सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। tan इनवर्स 1 किस एंगल पर होता है? 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वैसे छोटी छोटी बातें हैं। ये एंगल 45 डिग्री है तो टोटल 90 है, तो ये भी तो कितना हुआ? 45 ही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई प्राइम की डायरेक्शन इन दोनों के मिड से होगी। तो जब भी दो चीज़ों की मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट उनके मिड से इस वजह से आ जाता है, क्योंकि जब हम एंगल निकालते हैं tan इनवर्स करके परपेंडिकुलर ओवर बेस करके, तो जब ऊपर और नीचे सेम हो तो यहाँ 1 आता है, तो tan इनवर्स 145 डिग्री होता है। तो इस वजह से जब भी मैं कभी कहूँगा कि दो चीज़ों की मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लोगों ने मान लेना है कि उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन उनके मिड से होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये असाइनमेंट बच्चों अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट है, अगर आपको सही समझ आ जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ज़रा गौर करें आप लोग। गौर कुछ इस तरह करना है कि अभी हम लोगों ने सीख लिया है, हमें कोई शक नहीं है कि अगर हमें कभी ग्राफ पूछ लें ना हम लोगों से, ई और आर का ग्राफ पूछ लें, या चले मैं लिख देता हूँ वी और आर का ग्राफ पूछ ले, या मैं लिख देता हूँ एफ और आर का ग्राफ पूछ ले। कुलम लॉ में मैंने एफ और आर का ग्राफ भी बनाया था, तो हमें पता है कि उन सारों का ग्राफ इसी शेप का ही होगा, हाइपरबोला शेप। ठीक हो गया, ये मैं पता है सारों का ग्राफ यही है ना। स्टीपर शिपर वाली चक्कर होते हैं वो हम डिस्कस करने की जरूरत को नहीं। बात ये है जनाब कि अगर सवाल यूं आ जाए, सवाल यूं आ जाए, ये प्लस क्यू चार्ज पड़ा हो, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज जो यहाँ से वो एक लाइन ड्रॉ कर दे इस तरफ, ये वाई एक्सिस बना लें सपोज करें, और इस तरफ वो आपका एक्स एक्सिस बना लें। ठीक हो गया, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है, ये वाला एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये माइनस ई का एक्सिस, ये प्लस एक्स और इस तरफ माइनस एक्स। अब आपसे वो कहे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको ना। ये डायग्राम बनी हुई आएगी और उसने डिफरेंट ग्राफ्स बनाए होंगे, वो आपसे पूछेगा कौन सा ग्राफ करेक्ट है, या चले नेगेटिव के बाद में बनाता हूँ, पॉजिटिव चार्ज का कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। सुने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी साइन कन्वेंशन पहले समझे। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ भी तो होंगी ना। जब ये ग्राफ बनाएंगे तो ये कन्वेंशन यूज करनी है, कन्वेंशन कन्वेंशन यूज करनी है। अच्छा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव। मिक्स ना कर देना कि सर नेगेटिव तो उस चार्ज की होती है, नेगेटिव चार्ज की होती है। ये ग्राफ की कन्वेंशन है। अगर यहाँ पर दरमियान में सेंटर में आपको चार्ज बना हुआ नजर आ जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होंगी उसको हम प्लस ही कंसिडर करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव यूं समझने इसकी वजह से आ रहा है, ये नेगेटिव लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ये वाली कन्वेंशन सिर्फ कब तक है? ग्राफ तक है, ग्राफ के बिना नहीं है। ये बातें सिर्फ ग्राफ में अप्लाई करनी है। तो अब आप लोगों को ये साइन कन्वेंशन खुद से पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, ये जरा देखें, ये इस चार्ज की पॉजिटिव साइड है, ये ग्राफ चार्ज की पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड क्यों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर इसकी पॉजिटिव साइड है यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और हमें ये तो पता है कि ई का एक्स के साथ क्या लें, एक्स डिस्टेंस भी तो होता है ना, ठीक है ना, ई का एक्स के साथ क्या लें, या इधर मैं नीचे आर लिख दूं तब भी बात एक ही है,
आर लिखते हैं या एक्स लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, डिस्टेंस ये ना। ये तुम्हें पता है ई का और एक्स का, ये ई का और आर का ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। मसला ये, सॉरी, हाइपरबोला बनेगा। मसला ये किस क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो अगर हम इस साइड को देखें तो इस तरफ ई की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और हमें पता है कि इन दोनों का ग्राफ ई वर्सेस आर का ग्राफ, ये ई वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये वाली शेप होनी है। तो मैंने ई को पॉजिटिव बनाना है, तो ये ई का कौन सा एक्सेस है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, पॉजिटिव सॉरी एक्सेस है, तो ये वाली ग्राफ की शेप बनेगी। समझ आ गई बात की। ये पॉजिटिव शेप क्यों है कि ये जो साइड है इस तरफ ई की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ई की वैल्यू पॉजिटिव है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस, लेकिन ग्राफ में उसने ई को अलोंग वाई एक्सेस शो किया हुआ है ना। थोड़ा सा मुश्किल है बात कि ई की डायरेक्शन पॉजिटिव है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस, लेकिन ग्राफ में जो पॉजिटिव ई है उसने उसको अलोंग वाई एक्सेस शो किया हुआ है, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। थोड़ा एक दो और ग्राफ बनाता हूं, आपको ज्यादा ग्रिप्स क्लियर होगी। बस इतना समझना है कि ये पॉजिटिव ई को ग्राफ में उसने अलोंग वर्टिकल एक्सिस शो किया हुआ है। इसका मतलब है कि इस साइड के ग्राफ की शेप ये वाली होगी। थोड़ा और क्लियर करता हूँ, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। एक आधा और ग्राफ बनाता हूँ, फिर अगर कंफ्यूजन हुई तो मुझसे पूछेगा। इस साइड पे आपसे कहता है, इस साइड पे ग्राफ बनाए। एक तो ये ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप बोलेंगे ठीक ग्राफ बना हुआ है। ये होगा ना, आपसे करेक्ट पूछेगा, ये पूछेगा इनकरेक्ट कौन सा, ये करेक्ट है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छा, अब अगर हम इस साइड को देखें, इस तरफ ई की वैल्यू नेगेटिव है, इस तरफ जो ई की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। क्यों नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से। और हमें पता है कि ई और एक्स का, ये ई और आर का ग्राफ तो पैराबोला ही होगा। इसका मतलब जब इस पोर्शन का हम ग्राफ बनाएंगे, मैं इसको लिख देता हूँ, ये पोर्शन 1 का ग्राफ था। अब पोर्शन 2 का ग्राफ बनाना है, तो पोर्शन 2 के ग्राफ में आप लोगों ने ई को नेगेटिव रखना है। पोर्शन 2 का जो ग्राफ होगा उसमें ई को नेगेटिव रखना है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। और आपके पास वो ग्राफ तो पैराबोला ही बनेगा, तो ई नेगेटिव इस तरफ नहीं है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खूबसूरत है, कुछ यूं बनेगा, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ होगा। तो ये बस आप लोगों ने बात माइंड में रखनी है कि ये वाला ग्राफ किसका है, पोर्शन 2 का ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के जो ग्राफ्स बनेंगे वो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। एक इस तरफ ग्राफ हम बनाते हैं और एक इस तरफ ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर आपसे करेक्ट और इनकरेक्ट के कभी क्वेश्चन आ जाए कौन सा करेक्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ भी ठीक है और सेकंड क्वाड्रेंट वाला भी ठीक नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ ठीक होगा। मैं नेगेटिव चार्ज के भी बनाता हूँ, फिर अगर किसी बच्चे के माइंड में कोई कन्फ्यूजन हुई तो उसको मैं सेट करता हूँ, फिर अगर उसको फिर भी कन्फ्यूजन है तो। अच्छा देखें जी, ये जनाब आपके एक्सेस हो गए। ये उसी तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ना भी लिखे तो अंडरस्टूड होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ठीक है। अब आप जरा खुद सोचें, ये जो आपके पास ये वाला जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये पॉजिटिव साइड है ना, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इस तरफ होगी, ये नेगेटिव साइड है। अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ था, हम लोगों ने ये बात डिसाइड की हुई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो तो उसको हम नेगेटिव लेंगे ग्राफ में। अब भी वही बात है, बात चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तब इसका यहाँ पर जब हम ई लेंगे तो इसका ई आप लोगों के पास नेगेटिव बनेगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स इसका पॉजिटिव ही है। नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन इनवर्ट होगी ना। अब ऊपर वाली कन्वेंशन अप्लाई करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन ई की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ई की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव लेकिन इसका ई नेगेटिव, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। इसमें क्या था, इसका जब एक्स पॉजिटिव था ई भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव ई पॉजिटिव, जब इसका एक्स नेगेटिव ई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव ई भी नेगेटिव। अच्छा, इसमें मसला क्या है, इसका जब x पॉजिटिव है इस वक्त इसका e नेगेटिव है। e नेगेटिव क्यों है, रूल के अकॉर्डिंग इस तरफ डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव होगी, इसके अपोजिट होगी तो नेगेटिव होगी। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वहां पर बनेगा जहां पर x पॉजिटिव होगा लेकिन e नेगेटिव होगा। इस ग्राफ को मैं 1 बोल देता हूँ,
एक्स पॉजिटिव होगा और ई नेगेटिव होगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स पॉजिटिव ई नेगेटिव, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात ज़्यादा आसान है, इस तरह याद रख लो। और ये ग्राफ कभी इसको मीट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखा जाए ना जीरो कब होती है, तो के क्यू बाई आर स्क्र लिख लें, एक्स स्क्र लिख लें, बात तो एक ही है। आर को अगर हम इन्फिनिटी पुट करें ना, तो तब ई की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर पूछे ना ई जीरो कब होता है, तो आर जब इन्फिनिटी होता है, आर जब इन्फिनिटी होता है तब ई जीरो होता है। इसमें मैं वैसे बाद में भी बात करूंगा, लेकिन याद रख लें। इस बात कहने का मकसद क्या था कि ये वाली जो लाइन है, ई की जो वैल्यू है, ई इस तरफ जा रही है ना, तो ई कभी भी इस लाइन को मीट नहीं करेगी। इस लाइन का इस लाइन को मीट कर जाने का मतलब क्या है? ई जीरो हो गया। तो ये इसके साथ जाकर यूं पैरेलल आप शो कर देंगे, ये कभी इसको मीट नहीं करेगी। मीट कर जाने का मतलब क्या है? ई जीरो हो गया। और ई जीरो कब होगा? जब आर इन्फिनिटी होगा तब ई जीरो होगा, या एक्स जब इन्फिनिटी होगा तब ई जीरो होगा। तो ये लाइन इसको मीट नहीं करेगी। जिन बच्चों को थोड़ी सही समझ नहीं आ रही, वो इस चीज़ पे कन्वेंशन याद कर लें, और उसके बाद ये सोचा करें पॉजिटिव एक्स और ई नेगेटिव का ग्राफ बनेगा। इधर देखें, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो तो ई पॉजिटिव होता है। अब ऐसा ग्राफ यहाँ का बनेंगे, इसको 1 बोला है, इसको 1 कह देता हूँ, ठीक है ना, 1, इसको 2 समझाने याद रखने के लिए। अब इसका ई पॉजिटिव है लेकिन इसका एक्स नेगेटिव है। अब इस ऐसी जगह ग्राफ बनाना है जहाँ ई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव हो, तो ये वाला क्वाड्रेंट नहीं है, इसमें ई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो इसके ग्राफ की शेप भी कुछ ये वाली शेप बनेगी। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके ग्राफ आ जाए पॉजिटिव चार्ज के या नेगेटिव चार्ज के ग्राफ आ जाएँ, और आपसे वो ये पूछे किस क्वाड्रेंट में वो ग्राफ ठीक होगा और किस क्वाड्रेंट में वो ग्राफ ठीक नहीं होगा, तो अब मेरा ख्याल आप इजीली आंसर कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं शुरू करता हूँ। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा एक प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या जिसे हम लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं, इनको लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स के बारे में जो थ्योरी है ना, अगर इस थ्योरी का आपसे नाम पूछ ले, तो उस थ्योरी को हम बोलते हैं फील्ड थ्योरी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का आइडिया किसने दिया था, यूं पूछ ले, या आपसे पूछ ले इस फील्ड थ्योरी को किसने दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इस फील्ड थ्योरी को बेसिकली माइकल फेराडे ने दिया था। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, हम कह सकते हैं कि ये, हम लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी ना कि जब भी कोई चार्ज होगा, उस चार्ज के सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी अगर कोई चार्ज होगा, तो उस चार्ज के सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हैं? इसके बारे में एक लाइन ये भी लिखी जाती है कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये कुछ लाइन्स हैं बुक की ना जो मैं लिखूंगा, ठीक है ना, वो लाइन्स एज इट इज ही एमसीक्यू में आई भी होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या चीज़ें हैं? ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या इसको कुछ लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बजाय एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं कि ये पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बेसिकली जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, या हम इसके बारे में बोलते हैं ये पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं बहुत बेसिक से बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो इनिशियल आइडिया दिया गया था ना, वो सपोज करें यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है। हमें पता है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड होंगी। आप एक चीज़ सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, ये मैंने इसकी लाइन बना दी, ये मैंने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना दी। अब मैं हर तरफ नहीं बना रहा, मैं थोड़ा दो इस तरफ मैंने बनाए हैं। आप लोगों ने याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने जो एरोज ड्रॉ किए हुए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जो एरोज ड्रॉ किए हैं, इन एरोज के बारे में पहली बात याद रखनी, इन एरोज की जो डायरेक्शन होगी ना, ये मैंने सिर्फ दो ही एरो बनाए हैं समझाने के लिए, मतलब एक इधर बनाया एक इधर बनाया। इन एरोज की जो डायरेक्शन होगी ना, वो आपको देगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इन एरोस की डायरेक्शन आपको डायरेक्शन देती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ई के ऊपर वो लिख देता हूँ, वर्ड प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इन एरोस की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन आपको देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। और दूसरी बात आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी, ये लेंथ ऑफ एरो, या लेंथ ऑफ एरो ज़्यादा कम और कम और कम। और दूसरी बात इस डायग्राम में जो आपको शो हो रही है ना, जो लेंथ ऑफ एरोज है, वो जो लेंथ ऑफ एरो है वो बेसिकली आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आप ज़रा देख लें, यहाँ से 2 बातें हमें समझ आ गई कि जो पॉज़िटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होंगी? एक तो आउटवर्ड होंगी, क्योंकि एरोज़ डायरेक्शन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पॉज़िटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक तो आउटवर्ड होगी, ठीक है? और दूसरा, इसकी लेंथ ऑफ एरोज़ शोज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हो कि जैसे-जैसे इस चार्ज से आप दूर जाते जा रहे हैं, जैसे-जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएँगे, हमें पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। हमें वैसे फिज़िकली मैथमेटिकली भी सॉरी पता है, E1/r² होता है ना? तो जितना आपका इस चार्ज आर क्या होता है, इसका सोर्स चार्ज से डिस्टेंस, जैसे-जैसे सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कम ही होते जाना है। तो ये डायग्राम में भी शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, जैसे-जैसे आप दूर जाएँगे, तो कम होती जाएगी। तो एक बेसिक आइडिया सबसे पहले उन्होंने ये दिया था कि माइकल फैराडे ने जो इनिशियल स्केचिंग की थी, वो कुछ इस तरह की स्केचिंग थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, कि वो लेंथ ऑफ एरो जो थी वो रिड्यूस होती जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये वाली नोटेशन थोड़ी कम यूज़ होती है, ये, लेकिन अगर कभी एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो आपको इस नोटेशन का भी आइडिया होना चाहिए। अब जो कॉमन नोटेशन यूज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ मैंने नेगेटिव की नहीं बनाई, आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है? नेगेटिव की जो डायग्राम है वो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो नोटेशन नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं वो ये वाली यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, वो उससे क्या हो रही हैं? ओरिजिनेट हो रही हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए 2 बातें लिखता हूँ। जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये एक तो हम कह सकते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये भी वर्ड यूज़ हुआ है बुक में, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम क्या लफ्ज़ याद रखना है? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो लग तो यही रहा है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा, ये जो पॉजिटिव चार्ज की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। ये बच्चों आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है, ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा पॉजिटिव चार्ज है? अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो, ठीक है ना, अकेला पॉजिटिव चार्ज हो ना, अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। ये जो पैटर्न होता है ना इस तरह, इसको हम रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। इसी तरह बच्चों अगर आपके पास एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं लेकिन क्योंकि कोर्स में है तो हमें पढ़नी चाहिए। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा, टर्मिनेट। ये हमने अपोजिट बना दी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी ना सारी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी, ठीक है? ये आउटवर्ड गलती से बन गई, इनकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी सारी, ठीक है? तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज पे आकर क्या करेंगी? देखिए टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव चार्ज पे। और दूसरा बात हम लिखेंगे, ये जो होंगी इनको रेडियली आउटवर्ड नहीं बोलेंगे, रेडियली तो होंगी ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन ये रेडियली किधर होंगी? इनवर्ड होंगी, ठीक है? एक बात होगी। दूसरा जो पॉइंट बच्चों आप लोगों ने याद रखना है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक जितनी बातें मैं लिखूंगा ना, मैं हर वक्त दफ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वर्ड नहीं लिखूंगा, इसका मतलब अंडरस्टूड होगा बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हो रही है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, दे डू नॉट, मैं लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। आप सबने पढ़ रखा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और यहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। इसके साथ ही लिख लीजिएगा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। मतलब क्लोज लूप का मतलब होता है ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ वापस नहीं आती, इस तक पूरा लूप नहीं बनती। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। मैं बना देता हूँ, चलो आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वैसे चैप्टर आगे आएगा लेकिन अभी बात हो रही तो मैं बना देता हूँ। यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हुई, नॉर्थ से टुवर्ड साउथ गई, आउटसाइड द मैग्नेट उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टुवर्ड साउथ होती है, और विद इन द मैग्नेट उसकी डायरेक्शन साउथ टुवर्ड नॉर्थ होगी। तो देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे फॉर्म क्लोज पाथ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज पाथ नहीं बनाती। इसका एमसीक्यू यूं आएगा ना, डायग्राम बनी होंगी और पूछेगा बताएं इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कौन सी डायग्राम है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कौन सी डायग्राम करेक्ट है। तो आप सिर्फ ये देखेंगे, जहाँ पर क्लोज लूप आपको बना हुआ नजर आएगा, डिफरेंट डायग्राम बनी होंगी, तो आप लोगों ने बताना है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायग्राम है, और जहाँ पर क्लोज लूप नहीं होगा
लूप इनकम्प्लीट होगा। इसका मतलब है वो डायग्राम किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है। डायग्राम बनी आएंगी, क्लोज लूप नजर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, वो मैग्नेटिक होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। एक बात होगी। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वैसे मैं पहले डिस्कस कर भी चुका हूँ। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इस बात को जरा समझिए, इस बात का मतलब क्या है? दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। इस बात का मतलब ये है, ये मैंने बात की नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं जा रही है, यूं जा रही, यूं जा रही। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रही, मतलब खत्म नहीं होती है। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस मतलब क्या है, क्यों नहीं खत्म होती? हमें पता है ई जो है उसका जो रिलेशन है वो 1/r² है ना। अगर उसका रिलेशन 1/r² है, तो अगर हम यहाँ पर r को इन्फिनिटी पुट कर दें, r को इन्फिनिटी पुट करें, तो r को इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल होगा? 0। तो e की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब r इन्फिनिटी होगा तब इसने 0 होना है। तो इसका मतलब क्या होगा? दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। हम ये बोलते हैं कि ये टर्मिनेट इन स्पेस नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 नहीं हो जाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर 0 होगी? इन्फिनिटी पर जाकर 0 होगी। इन्फिनिटी कहाँ पर होगा? वहां पर हम जा तो सकते ही नहीं है। तो हम तो ये बोलेंगे कि दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, मतलब इस बात के फिजिकल मीनिंग ये बनेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ख़त्म नहीं होती स्पेस में। इसको फिजिकली यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ख़त्म कब होगी? जब इन्फिनिटी आएगा। ना इन्फिनिटी आता है स्पेस में, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो टर्मिनेट होगी। ठीक है, अब इस बात को यूं याद रख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि इसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। नेक्स्ट कुछ थोड़े से हम बेहतर पॉइंट्स की तरफ ही मूव करते हैं। नेक्स्ट इसके पॉइंट ये बनते हैं, पेज नंबर 12 हो जाएगा। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर उसको समझा देता हूँ। पॉइंट आपके पास ये बनेगा कि द नंबर ऑफ फीड लाइंस, द नंबर ऑफ फीड लाइंस, ये एक बुक से मैंने लाइन पढ़ी थी, मैं इसके मीनिंग आपको समझा देता हूँ। आर सब्जेक्टिव, उसने ये वर्ड एमसीक्यू में छोड़ा हुआ था। फिर द नंबर ऑफ फीड लाइन आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। ये दो वर्ड असल में एमसीक्यू क्वेश्चन बना हुआ था ना, उसने पूछा था बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो दोनों फिल करने थे ना। तो नंबर ऑफ फीड लाइंस के बाद सब्जेक्टिव वर्ड उसमें सुटेबल था, और डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस के बारे में ऑब्जेक्टिव वर्ड जो था वो ठीक था। इस बात का मतलब क्या है, पहले इसको समझेंगे। नंबर ऑफ फीड लाइन आर ऑब्जेक्टिव, मैं तो अक्सर ही कहता हूँ इस बात का मतलब ये है, नंबर ऑफ फीड लाइन आर ऑब्जेक्टिव, कि ये बात जो है नंबर ऑफ फीड लाइन जो है वो डिपेंड करती हैं ऑन पर्सन। नंबर ऑफ फीड लाइंस डिपेंड ऑन पर्सन। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ फीड लाइंस डिपेंड ऑन पर्सन? देखिए एक बंदा है, उसके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, बड़ा कंजूस सा बंदा है, वो कहता है मैंने इसकी सिर्फ 2 लाइन ही बनानी है। एक बंदा है वो थोड़ा अच्छा बंदा है, वो कहता है जी मैंने इसकी 4 लाइन बनानी है। दोनों में से कौन सा ठीक है? दोनों ही ठीक है। कि नंबर ऑफ फीड लाइन आर सब्जेक्टिव, कि नंबर ऑफ फीड लाइन बंदे पे डिपेंड करती है, वो कितनी बनाता है। एक 2 बनाता है, एक 4 बना, एक तो बनाएगा नहीं, ज़ाहिर है अजीब सी बात होगी। 10 बनाता है, एक 20 बनाता है, तो सारे ही ठीक हैं। इसको हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ फीड लाइन आर सब्जेक्टिव। वैसे तुम्हें पता है कि इसके अराउंड इनफाइनाइट फीड लाइन आप बना सकते हैं ना, इनफाइनाइट लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कोई कितनी ड्रॉ करता है, इसको मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ फीड लाइन आर ऑब्जेक्टिव, कि नंबर ऑफ फीड लाइन डिपेंड ऑन पर्सन, वो बंदे पे डिपेंड करती हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि बट डेंसिटी ऑफ फीड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। इस बात को जरा समझें कि जो डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस है वो ऑब्जेक्टिव होने की मीनिंग क्या है ना। डेंसिटी ऑफ फीड लाइन, या इस बात को थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं, ये क्यों हो गया ना। अब अगर सपोज करें इसका मैं चार्ज 2 क्यू कर देता हूँ, पहले जिस बंदे ने 2 लाइन बनाई थी उसने चार्ज क्यू के लिए बनाई, जब चार्ज डबल हो गया तब उसको 2 लाइन अब नहीं बना सकता, क्योंकि उसने 2 क्यू के लिए बनाई थी, तो 2 क्यू के लिए अब उसको मजबूरन कितनी बनानी पड़ेंगी? 4 बनानी पड़ेंगी। ठीक है, और जिस बंदे ने क्यू के लिए 4 लाइन बनाई थी, अब अगर चार्ज डबल हो जाए तो अब उसको लाइन 4 नहीं बना सकता। अब अगर इसके बाद वो चार्ज बनाएगा तो उसने रॉन्ग बनाई है, अब इसको कितनी बनानी पड़ेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बनानी पड़ेंगी। तो मकसद कहने का ये है कि अगर इसने पहले चार्ज बनाई है तो 4 डबल हुआ है तो इसने कितनी बनानी? 8 बनानी है। अगर इसने पहले 2 बनाई हैं तो 4 डबल हुआ है तो अब इसने कितनी बनानी? 4 बनानी है। अब मैं बात की तरफ वापस आता हूँ। मैंने बोला नंबर ऑफ फीड लाइन आर सब्जेक्टिव,
कि नंबर ऑफ फीड लाइंस बंदे पे डिपेंड करती हैं वो कितनी बनाता है, बट द डेंसिटी ऑफ फीड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस का मतलब होता है उनकी रिलेटिव क्लोजनेस। रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस। डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि देखें जब चार्ज आप लोगों का डबल हुआ है, तो चार्ज डबल होने से नंबर ऑफ फीड लाइन आपकी क्या हुई है? इंक्रीज हुई हैं। अगर नंबर ऑफ फीड लाइन इंक्रीज हुई हैं तो पहले इनमें जितनी क्लोजनेस थी, इनमें जितनी क्लोजनेस थी, अब आपके पास डेंसिटी ऑफ फीड लाइन बढ़ने का मतलब होता है रिलेटिव क्लोजनेस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये दो लाइंस ली हैं और जब आप लोगों ने चार्ज को डबल किया है, तो चार्ज को डबल करने से डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस का मतलब होता है फीड लाइंस के दरम्यान में रिलेटिव क्लोजनेस, वो तो मस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। यहाँ पर रिलेटिव क्लोजनेस या डेंसिटी ऑफ लाइंस कम थी, जब चार्ज डबल हुआ तो डेंसिटी ऑफ फीड लाइंस या रिलेटिव क्लोजनेस इंक्रीज होगी। यहाँ पर क्लोजनेस ये वाली थी, लेकिन जब आपका चार्ज इंक्रीज हुआ है तो क्लोजनेस इससे भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो इस बात को वो लिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ फीड लाइन इज ऑब्जेक्टिव, कि डेंसिटी ऑफ फीड लाइन जो होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। मतलब आप लोगों के पास आप जितनी भी फीड लाइंस लेते हैं किसी चार्ज के लिए, ये वाली ले लें, ये वाली ले लें, जब चार्ज इंक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑफ जो फीड लाइन होगी वो मस्ट क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ फीड लाइन मस्ट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने इसने क्यू के लिए 2Q के लिए 4 लाइंस बनाई हैं और आप कहें जी ठीक है मेरा क्यू के लिए भी 4 लाइंस हैं और मेरे 2Q के लिए भी 4 लाइंस हैं। अगर वो क्यू के लिए 4 लाइन बनाता है और 2Q के लिए भी 4 लाइन बनाता है तो वो इस बात की वायलेशन कर रहा है कि डेंसिटी ऑफ फीड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। क्योंकि पहले डेंसिटी अगर इतनी थी, इतनी क्लोजनेस थी, तो 2Q के लिए क्लोजनेस इस पहले वाली जितनी क्लोजनेस उसने ली हुई है उससे क्लोजनेस ज्यादा होनी चाहिए। ये इस बात का मतलब है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज ऑब्जेक्टिव, मतलब जितनी आप लोगों ने पहले डेंसिटी ली है, जब चार्ज डबल करोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए। अगर डेंसिटी नहीं बढ़ रही, ये 4 लाइन है, ये भी 4 लाइन बनाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वायलेशन कर रहा है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट, मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक अपनी तरफ से क्लियर कर दूं। क्लियर हो चुका होगा, अगर डाउट हुआ तो स्टिल आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एमसीक्यू के लिए दोनों वर्ड जो बनते हैं वो भी मैंने बता दिए हैं और मीनिंग भी आपको समझा दी। आगे एक और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं ना, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम, यानी पॉजिटिव चार्ज से फ्रॉम होती है ना, और नेगेटिव चार्ज से 2A होंगी, 2A चार्ज। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या 2A चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्ड यूज होता है, पता है ना, उससे ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए 2A वर्ड यूज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या 2A चार्ज जो होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मैग्नीट्यूड की ये सिंबल है ना, भी मॉड लगाओ तब भी खैर है, वैसे मैंने मॉड लगा दी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 2R फ्रॉम ए चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो ऊपर ही बात समझ आ रही है कि अगर आप लोगों ने फील्ड लाइंस पहले ये ली हैं, तो जब आप लोगों ने किसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा दी? चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा दी है ना यहाँ पर। तो जितनी चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी उतनी क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। और जितनी चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी आप लोगों की कम होती जाएंगी। ये ऊपर वाली बात ही इधर से भी एक्सप्लेन की जा सकती है, आसान बात है, इतना इशू नहीं है। एक आधा एमसीक्यू करवाता हूँ, बहुत अच्छा एमसीक्यू नम्स में आया हुआ है पास पेपर में। एमसीक्यू कुछ यूं है जनाब के, एक कोई चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक है। ये लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक हो गया। ये जनाब आपके पास यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पर टर्मिनेट, यहाँ से ओरिजिनेट, वहाँ पर टर्मिनेट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से लाइन ओरिजिनेट, फिर ओरिजिनेट, फिर ओरिजिनेट, फिर ओरिजिनेट। ये डायग्राम ना पेपर में गिवन थी, ठीक है। और ये डायग्राम देने के बाद जनाब उसने ये पूछा हुआ था कि आप लोगों ने Q1 ओवर Q2 बताओ। Q1 ओवर Q2 बताना था। मैं चले उसने जो ऑप्शन थे पेपर में वो भी लिख देता हूँ। एक ऑप्शन था 2 होगी इन दोनों की रेशो, बी ऑप्शन था 1/2 होगी, सी ऑप्शन था -2 होगी, डी ऑप्शन था -1/2 होगी। अच्छा ठीक है, Q1 ओवर Q2। अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो क्या था? नंबर ऑफ फीड लाइंस
नंबर ऑफ फीड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसी को वहां पर आप अप्लाई कर लो। डायरेक्ट रिलेशन है क्यू का नंबर ऑफ फीड लाइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन, क्यू चार्ज का नंबर ऑफ फीड लाइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो जब रेशियो बनाएंगे इसकी, रेशियो क्या बनेगी, नंबर ऑफ फीड लाइंस Q1 चार्ज की इक्वल लगा देंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीड लाइन दूसरे चार्ज की बाई Q2 कर देंगे। तो ये वही चीज़ है Q1 ओवर Q2। तब हम Q1 ओवर Q2 को उसी फार्मूले से नंबर ऑफ फीड लाइन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। Q1 की नंबर ऑफ फीड लाइंस कितनी है, जितनी डायग्राम में गिवन है। ये नहीं कहना कि सर हम इनफाइनाइट तो बना सकते हैं, बनाएंगे नहीं, जितनी गिवन है उधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फीड लाइन है नहीं, ये तो लाइन जॉइनिंग देयर एक्सेस है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी 8 लाइंस हैं। Q2 की जरा गिनो, 1 2 3 4। अब कहेंगे सर इधर घूम कर नहीं जा रही, तो नहीं जा रही ना, उसने नहीं शो किया तो मैं तो नहीं शो करूंगा, हम तो इतने शो करेंगे। Q2 जो चार्ज है इससे नजर आ रहा है कि लाइन इस पे टर्मिनेट हो रही है। अगर इस पे लाइन टर्मिनेट हो रही है तो यहाँ पर Q2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। उसने नहीं कहा हुआ नेगेटिव, हमें खुद पता चल रहा है कि Q2 यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है तो हमें खुद समझ आ गया कि Q2 यहाँ पर कौन सा नेगेटिव होगा। अगर Q2 यहाँ पर नेगेटिव है, अब इसकी लाइंस कितनी, 1 2 3 4, तो -4 लिखेंगे। तो इस केस में जो आपका आंसर बनेगा, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो -2 होगा। देखिए +2 भी है -2 भी है, तो आप लोगों ने कौन सा -2 ऑप्शन शो करेंगे। इससे ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि जो डायग्राम हमें गिवन है उस माइनस की वजह से एक चार्ज पॉजिटिव हमें समझ आ जाएगा और दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जो दो फील्ड लाइंस होती हैं ना, दी फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक। ये असल में आपकी बुक में तो आपको पता है उसने हमें शुगर लगाया हुआ है, 2 प्रॉपर्टीज लिख के हमें टोटल पूरा किया हुआ है। मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी एमसीक्यू नज़र आए हैं ना फील्ड लाइंस के, वो मैं एमसीक्यू तो सारे लिख नहीं रहा ना, तो मैंने उनके पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आप वो सारे पॉइंट्स मेमोराइज कर लें और यूं समझ लें यही उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी एमसीक्यू सही एमसीक्यू बना होगा वो फिर आप लोगों के सारे ही क्लियर हो जाएंगे। तो एक एमसीक्यू ये था कि द फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक होती हैं अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इस बात को जरा समझे। ये लाइन वैसे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ये वर्ड आता होता है सिमेट्रिक वर्ड, गैप उसने छोड़ा होता है कि फील्ड लाइन द डैश अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। हम लोग वर्ड सिमेट्रिक चूज करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखिए ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है। देखिए एक वर्ड देखें, अबाउट, अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है। तो आप इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन इस पॉइंट को देखेंगे, ये जो बात है इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन अप्लाई होती है। ये जो बात है इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन अप्लाई होगी ना, कि द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। अबाउट की बजाय बिटवीन द लिखने तब भी ठीक है, बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। असल में अंग्रेजी मेरी यूके वाली है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत मसला हो जाता है। द फील्ड लाइन द सिमेट्रिक बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस लिखना। ये जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है इसके अबाउट फील्ड लाइन सिमेट्रिक होंगी। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, बराबर होंगी। ठीक है, बराबर किस तरह होंगी, देखिए ये बिटवीन, ये आपके पास वो क्या होगी, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस होगी ना। इससे ऊपर देखिए कितनी लाइन है, 1 2, नीचे भी कितनी होंगी, 2 ही होंगी। तो इस बात का मतलब ये है कि द फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक होंगी बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी जो लाइन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन लाइन सिमेट्रिक होंगी। मेरे कहने का मकसद ये है बच्चों गुड़ो के अगर आपकी डायग्राम कुछ यूं बनी आ जाए, कोई डायग्राम यूं बनी आ जाती, वो कहता है कि इनमें से करेक्ट डायग्राम बनाइए, इनकरेक्ट बताएं, यूं डायग्राम बनी हुई आ जाती, तो ये डायग्राम अब आप क्या कह सकते हैं, ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है। तो ये लाइन हम ये डायग्राम के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे, हम बोलेंगे डायग्राम रॉन्ग है, ये गलत है डायग्राम। क्यों है, क्योंकि ये ऊपर वाले पॉइंट को ओबे नहीं कर रही। फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक होंगी बिटवीन लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, बराबर होंगी, जितनी ऊपर है उतनी नीचे होनी चाहिए। इसका मतलब है ये डायग्राम ठीक नहीं है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। इसका एक और एमसीक्यू मैं बनाता हूँ, बड़ा अच्छा एमसीक्यू एक यूनिवर्सिटी में था। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2। अच्छा जब एमसीक्यू आते हैं ज़्यादातर उसने प्लस माइनस कम में लिखा होता है ना। ये लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर होगी, यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हुई, यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हुई, ये लाइन ओरिजिनेट हो रही,
क्वेश्चन उसका ये है, डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए। उसने पूछा ये डायग्राम गिवन थी और पूछा हुआ था बताएं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। Q1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 की मैग्नीट्यूड से। बी ऑप्शन था Q2 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q1 की मैग्नीट्यूड से। अब इधर ही लिखना पड़ेगा और जगह ही नहीं है। Q1 की मैग्नीट्यूड बराबर है Q2 की मैग्नीट्यूड से, या नन ऑफ अबव। अब गलती ये होती है कि हम बेसिकली इन दो लाइंस को देख के आंसर कर देते हैं। हम कहते हैं इसकी एक लाइन ओरिजिनेट हो रही है, बल्कि दो लाइन ओरिजिनेट हो रही हैं, दो लाइन टर्मिनेट हो रही हैं। हमें लगता है इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, क्योंकि लाइन जितनी इससे ओरिजिनेट हो रही हैं उतनी उधर जाकर टर्मिनेट भी हो रही हैं। क्योंकि यहाँ से हमें ये लगा था कि इधर ओरिजिनेट ज़्यादा हो रही हैं, टर्मिनेट कम हो रही हैं। तो हम लोगों ने ये गेस किया था ना कि ये जो दोनों चार्जेस हैं उनमें हमें पता था कि ये चार्ज Q1 बड़ा है, Q2 छोटा चार्ज है। ये हमें नज़र तो ये आया था ना, क्योंकि हम हमारे पास इसकी बेस में फार्मूला पड़ा हुआ है ना कि नंबर ऑफ फीड लाइन जो होंगी, नंबर ऑफ फीड लाइन जो होंगी उनका डायरेक्ट रिलेशन है चार्ज के साथ। तो यहाँ पर तो फीड लाइन इससे दो ओरिजिनेट हो रही हैं, दो टर्मिनेट हो रही हैं। तो अगर उस फार्मूला के अकॉर्डिंग सोचा जाए, कुछ सोच भी रहे होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि फील्ड लाइन इसकी भी 2 है, इसकी भी फील्ड लाइन 2 है। लेकिन वो वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? कि ये जो दो फील्ड लाइंस हैं बच्चों, इनके दरमियान में आप एंगल देखें और इन दो फील्ड लाइंस के दरमियान में एंगल देखें, एंगल सेम नहीं है। मतलब वो वाला फार्मूला तो तब अप्लाई होता है जब एंगल वगैरह सेम हो, यानी जनरली वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डायग्राम में इस तरह के एंगल का चक्कर नजर आए तो वो बात आप लोगों ने याद फिर रखनी है। इसमें हमें नजर आ रहा है कि इन दो फील्ड लाइन के दरमियान में एंगल अल्फा और इन दो फील्ड लाइंस के दरमियान में एंगल बीटा है। तो अल्फा ग्रेटर है किससे? बीटा से। इसकी लाइन क्लोज है, इस बीटा वाला एंगल कम होने का मतलब क्या है? बीटा एंगल कम है। जितना एंगल कम होगा इसका मतलब है लाइंस जो होंगी उनकी वो लाइन उतनी ज्यादा क्या होंगी? क्लोज, ज्यादा क्लोज होंगी, लाइन की क्लोजनेस ज्यादा होगी। इसकी लाइन ज्यादा क्लोज है, इसकी लाइन दूर है, वाइडर है। तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ कि अगर कोई चार्ज बड़ा चार्ज है, बड़ा चार्ज मतलब उस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उसका फील्ड स्ट्रांग होगा। ई का क्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, के क्यू बाई आर स्क्वायर से ना, ई का क्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिसका चार्ज बड़ा होगा उसका फील्ड स्ट्रांग होगा। फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? उसकी लाइन क्लोज क्लोज होंगी। इसका मतलब है इसका फील्ड स्ट्रांग है, इसका फील्ड वीक है, इसकी लाइन वाइडर है, इसकी लाइन क्लोज है। तो जो चार्ज बड़ा होगा उसका फील्ड स्ट्रांग होगा। फील्ड स्ट्रांग स्ट्रांग होने का मतलब है लाइन की क्लोजनेस उसकी ज्यादा होगी, लाइन ज्यादा क्लोज क्लोज होंगी, या लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब रिलेटिव क्लोजनेस ही होता है ना। तो इसकी लाइन की डेंसिटी ज्यादा है, इसकी लाइन की डेंसिटी कम है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चार्ज बड़ा चार्ज होगा फिर, क्योंकि इसकी लाइन ज्यादा क्लोज है। तो हम क्या बोलेंगे ऑप्शन में? फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा Q2 ग्रेटर देन होगा किससे? Q1 से। उम्मीद है थोड़े से प्रॉब्लमेटिक बातें हैं, आपको उम्मीद है क्लियर हो रही होंगी। तो अगर एंगल का चक्कर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर फील्ड लाइन तो आप लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, जिस तरह देखें यहाँ पर अगर कोई बच्चा सोचता भी, अगर इनकेस कोई सही सोच रहा है, तो उसको लगेगा देखें सर यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऐसा कोई एंगल का बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एंगल की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एंगल की इन्वॉल्वमेंट के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसने नॉर्मली दो ही फील्ड लाइन बनाई होती, मोर देन टू फील्ड लाइन नहीं होती। तो इसमें इतना बड़ा फर्क नहीं होगा। तो जब दो फील्ड लाइन बनी हो, एक तरफ वाइडर शो करे और एक तरफ क्लोज शो करे, तो ये आप समझ जाएं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने जो आंसर है वो किससे करना है? एंगल से आंसर करना है। तो फिर आपका आंसर ठीक कंसिडर होगा। एक और पॉइंट लिखते हैं, ये खैर पहले लिख चुके हैं लेकिन मैं दोबारा उसकी वर्डिंग लिख देता हूँ। इसकी वर्डिंग यूँ बनती है कि द डेंसिटी जो होती है लाइंस की, और डेंसिटी को मैंने पहले क्या लफ्ज़ बोला था? रिलेटिव क्लोजनेस। द डेंसिटी या रिलेटिव क्लोजनेस जो होगी ना वो फील्ड लाइंस, द डेंसिटी और रिलेटिव ऑफ क्लोज ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी गिव्स गिव मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ये बात हम अभी हो चुकी है कि डेंसिटी या रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन जो होगी ना, यानी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कह लें सिर्फ, गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। वही बात जो भी हमने यहाँ पर देखी है कि जितनी लाइंस क्लोज होंगी ना, यहाँ पर लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो जितनी लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, वो आपको
फील्ड की किसके बारे में बताएंगी, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे। तो आप कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस होती है ना, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का डायरेक्ट रिलेशन होगा, वही पुरानी बात, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ, या आप इसको ये भी कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का डायरेक्ट रिलेशन होगा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के साथ। ये अलग से बात है नीचे वाली, ठीक है। मतलब एक तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितनी चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतनी उसकी फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी ज्यादा होगी किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का तल्लक स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के साथ भी है। जहाँ पर फील्ड की डेंसिटी, फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पर फील्ड लाइन ज्यादा होंगी वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम होंगी वहां पर फील्ड वीकर होगा। मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, कुछ को नहीं समझ आई होगी मेरी बात। कौन सी डायग्राम बनाए, चलिए ये बनाते हैं। सपोज करें ये ऊपर वाली बात, इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये एमसीक्यू भी बन सकता है आप लोगों का। ए बी सी 3 पॉइंट हो गए, यहाँ से कोई चार्ज, फील्ड लाइंस की ये पैटर्न है। अब ये नहीं पूछना सर ये किसका फील्ड लाइन का पैटर्न होगा, किसी का भी हो सकता है। ये समझने फील्ड लाइंस का पैटर्न है, कोई फील्ड लाइंस इस तरह की है ना, ये थोड़ी सी इससे नीचे बन गई हैं, यूँ समझे कि इसके करीब करीब ही हैं ये सारी, इसके साथ साथ ही रखिएगा, इसको माइंड में यूँ रख लेना। मतलब नीचे वाली समझने नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ए बी और सी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। नीचे वाली ना बनाइएगा, बना भी दें तो फर्क को नहीं पड़ता इतना। अब ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। अब आपसे पूछेगा कि बताएं इस ए पॉइंट पे, ये 3 लाइन है ना, 1 2 और 3 लाइन्स, 1 2 और तीसरी लाइन, 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन है। वो आपसे पूछेगा आप लोग बताएं किस जगह पर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, तो किस जगह पर ज्यादा है, तो जहां पर लाइंस क्लोज होंगी, यहाँ पर बी पॉइंट पे देखें लाइन वाइडर होगी, दूर दूर चली गई, तो हम कह सकते हैं ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है देन किससे, बी से, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन बच्चों ज्यादा होने का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज्यादा है, तो ए की स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ज्यादा है बी से। या मैं ये भी कह सकता हूँ बी और सी का अगर एमसीक्यू आता तो जो सी है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है देन किससे, बी से। अगर हम ए और सी को कंपेयर करें तो वो डायग्राम देख के आप गेस कर सकते हैं। अभी तो मैंने डायग्राम अपनी तरफ से वही बनाई है कि इसकी और इसकी क्लोजनेस को सेम रखा है, तो मैं कह सकता हूँ ई ए और ई सी की जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है वो सेम है। लेकिन जरूरी नहीं सेम हो, मे भी ये हो सकता है इधर से क्लोज हो इधर से वाइडर हो जाती। अगर वाइडर हो जाती जिस तरह मेरी पहली डायग्राम बनी थी, तो अगर वाइडर हो जाती तो फिर अब ये बोलते कि ये रिलेशन तो ट्रू रहने थे ना, लेकिन इनका रिलेशन भी फिर बन जाना था। अगर हम ए और सी को कंपेयर करते, हम नीचे वाली लाइन कंसिडर करते, मतलब इधर से ये लाइन इसके करीब ही होती, इधर ही होती ना, और इधर से जाके लाइन थोड़ी सी और नीचे हो जाती, तो फिर ए पे फील्ड स्ट्रांग होना था एज कम्पेयर टू सी के। आसान सी बात है। लेकिन इस केस में जो हम बात कर रहे हैं उस केस में तो वो उसके करीब ही होगा, मतलब बराबर ही होंगे दोनों। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। काफ़ी बोरिंग चीज़ें हैं ये, लेकिन बर्दाश्त करें आप लोग सारे। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू है, वो तो हमारी बुक की लाइन भी है कि द फील्ड लाइंस होती हैं, द फील्ड लाइंस आर जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी टू द सरफेस ऑफ चार्ज। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं टू द सरफेस ऑफ चार्ज के, मतलब ये कोई चार्ज है ना, तो जो फील्ड लाइंस होंगी उस सरफेस ऑफ चार्ज के साथ एंगल कितने डिग्री बनाएंगी, 90 डिग्री ही बनाएंगी। तो फील्ड लाइन जो होती हैं उनके बारे में याद रखना है, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। वो सरफेस ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर होंगी। इस बात को यूं भी याद रख सकते हैं, चलिए मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा ना उसकी फील्ड लाइन दायरा टर्मिनेट होंगी तो वो भी परपेंडिकुलर ही होंगी, यानी ओरिजिनेट भी परपेंडिकुलर होती हैं और टर्मिनेट भी कैसे हो रही हैं, परपेंडिकुलर ही हो रही हैं। तो आप यूं इस बात को भी लिख सकते हैं जो पिछली बात है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, ई फील्ड लाइन में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलरली, कि वो ओरिजिनेट भी परपेंडिकुलर होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो टर्मिनेट भी परपेंडिकुलर ही होती हैं, यानी दोनों चीज़ें सेम है, ओरिजिनेट भी परपेंडिकुलर और टर्मिनेट भी परपेंडिकुलर ही होंगी। नेक्स्ट एक और हमारी बुक का पॉइंट है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं
सपोज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरफ जा रही हैं, इनके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि जो टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइंस, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, फील्ड लाइंस के ऊपर, गिव द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन देगा, ई की, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट तो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद भी है कि टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, तो वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट दैट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत कॉमन पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, वो हमें पता है क्रॉस नहीं कर रही थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी क्रॉस नहीं करती। ये आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने अपने कॉलेजेस अकेडमीज में किया हुआ है। इसमें ये होता है ना कि सपोज करें एक ये वाली फील्ड लाइंस है और एक इधर से हम फील्ड लाइन बना लेते हैं। हमने तो बोला क्रॉस नहीं करती, लेकिन मैंने क्रॉस करवा दी है। ये फील्ड लाइन 1, ये फील्ड लाइन 2 क्रॉस कर गई। अगर ये क्रॉस कर गई है तो इस पॉइंट पे फील्ड लाइन 1 के लिए सिर्फ ड्रा, समझो 2 है ही नहीं, तो इसका इस पॉइंट पे टेंजेंट ये वाला होगा ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली होगी। अगर इस दूसरी लाइन के लिए सोचा जाए तो इसका टेंजेंट इस वक्त जो बनेगा वो ये वाला टेंजेंट होगा। अगर लाइन इस तरफ आ रही है तो ये E2 की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये कि अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाती हैं तो उस पॉइंट पे जब क्रॉस करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, E हैज 2 डायरेक्शंस। अगर वो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाती हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल या विच इज़ फिजिकली, ये बहुत मैं बेसिक पे जा रहा हूँ, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ वेक्टर। फॉर अ वेक्टर के लिए फिजिकली क्यों पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आप सबको बच्चों पता है कि किसी वेक्टर की एक वक्त में एक ही डायरेक्शन होगी, यानी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। वक्त तो टाइम के साथ तो लिंक नहीं है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज 2 डायरेक्शंस। कब, अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी एक पॉइंट पे, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ वेक्टर। वेक्टर के लिए फिजिकली क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी सिंगल वेक्टर की एक वक्त में जो 2 डायरेक्शन होना होता है वो पॉसिबल नहीं होती।